नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त समस्तीपुर से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की समस्तीपुर से, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की समस्तीपुर से, और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कपड़े की दुकान थी जहां पर आग लगी। आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है कि आग लगी कैसे। हालांकि इस आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों पर देख रहे हैं मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुकेश, क्या अपडेट है? जी, समस्तीपुर का ये मारवाड़ी बाजार है जो काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, और इसमें बाजार के अलावा लोग के आवासीय मकान भी है। जिस जगह पे ये आग लगने की घटना हुई है, जिस दुकान में, वो दुकान बंद था, और उसके बाद अंदर से जब धुआं निकलने लगा अचानक, तो लोग जब तक कुछ समझ पाते तो तब तक पूरे दुकान आग के चपेट में आ गया। तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि दुकान के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और जिससे ये आग लगी है। हालांकि अभी दमकल की 4 गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया और लोगों की काफी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। नुकसान की क्या संभावना, उसके आकलन के बारे में क्या बताया जा रहा है? क्या दुकान के मालिक जो वहां पर मौजूद जरूर होंगे, क्या उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? जी, अभी जितने भी लोग हैं दुकान के स्टाफ से लेके मालिक सभी वहां पे आए हैं। आसपास के लोग भी हैं, सब आग को बुझाने में लगे हुए हैं। वहां पे स्थानीय लोगों से नुकसान के बारे में जब हम जानना चाहे तो वो बताए जब आग पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा तब सही आकलन किया जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से दुकान था, उस दुकान में करीब 25 से 30 लाख से ऊपर कपड़ा वहां दुकान में मौजूद हमेशा रहता था। इससे आप मान लगा सकते हैं कि आम वहां पर क्या नुकसान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर समस्तीपुर से, आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। भीषण आग लगी है, कपड़े की दुकान है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लेकिन आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। चलिए बात करते हैं कोरोना की, जिसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है और पिछले 3 दिनों से लगातार 6000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या 35,000 के पार हो गई, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई। ये पटना की मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर है। ना तो सब्जी खरीदारों के चेहरे पर मास्क है और ना दुकानदारों के। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत करिए। ये हाल तब है जबकि राज्य में कोरोना के 6000 से ज्यादा केस रोज आ रहे हैं। एहतियातन पटना डीएम ने मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनीबाग स्टेडियम में शिफ्ट करवा दिया था, मगर यहाँ के सब्जी विक्रेताओं ने डीएम के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए दोबारा से अपनी दुकानें मीठापुर सब्जी मंडी में सजा ली है। सिर्फ दुकान लगाने को लेकर के दादागिरी नजर नहीं आ रही है, बल्कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको भी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिना मास्क के देख सकते हैं कि अत्यधिक लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सब्जियों की खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी गैदरिंग उतनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ती है यहाँ पे भीड़ जो है वो बढ़ती जाती है। और जिला प्रशासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए इस सब्जी मंडी को जो है यहाँ से गर्दनीबाग स्टेडियम में शिफ्ट किया था। अब एक तस्वीर पटना के बांकीपुर बस स्टैंड की भी देख लीजिए। ना तो बसों के स्टाफ मास्क लगाए हुए हैं, न ही अधिकतर यात्रियों के चेहरे पर मास्क है। अभी बिना मास्क के, अरे भागने से क्या मतलब, भागिए नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बिना मास्क का नहीं रहना है? क्यों नहीं मास्क आखिर लगा रहे हैं? जी मास्क तो लगाते हैं पर भूल गए हैं। एक तो चेहरे पर मास्क नहीं, और जब सवाल करो तो अजीब अजीब जवाब देते हैं। ये मास्क से कम थोड़े है। गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी ले जा रहे हैं। हम लोग प्रदेश से आ रहे हैं साहब। तो बिना मास्क का तब तो और ज्यादा खतरनाक बात है। नहीं, ये चेक करवाएं आप। हाँ चेक करवाएं। देखिए ये नौजवान यहाँ पे अभी मास्क सब निकाले हैं, अभी जस्ट निकाले हैं। आपके मित्र लोग तो लगाए हुए हैं। दिक्कत है इसलिए निकाले हैं। थोड़ा क्या दिक्कत हो रही है? आपके मित्र लोग तो लगाए हुए हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, पॉकेट में निकाल के रखे हैं। आम लोगों की लापरवाही के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी देख लीजिए। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए कोविड जांच केंद्र बनाया गया है, लेकिन जांच तो तब होगी ना जब वहां कोई जांचने वाला होगा।
कोविड जांच के लिए कोविड सेंटर बनाया गया है, वो खाली है। कहीं से भी कोई जांच नहीं हो रही है। जो यात्री है वो आराम से निकलकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं से कोई जांच नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर कोविड का जांच केंद्र बनाया गया, आप लोग कोई जांच हुई क्या? कहाँ से आ रहे हैं? अकबर नगर से आ रहे हैं। जांच कोई हो रही है यहाँ पर क्या? नहीं है कि करवाओ, केवल बैठा रहता ओनली फॉर शो। सवाल है कि अगर इसी तरह से लोग लापरवाही बरतते रहें तो कोरोना की रफ्तार कैसे कम होगी। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष सिन्हा, पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में बिहार में 6,541 कोरोना मरीज मिले और एक बार पटना में फिर से सबसे ज्यादा 2,116 केसेस आए। मुजफ्फरपुर में 427 और 298 मरीज मिले। एक्टिव केस की संख्या 35,000 से ज्यादा हो गई और इनमें से 13,000 से ज्यादा सिर्फ पटना में है। तो अच्छी बात ये क्या है? अच्छी बात यह है कि 99% कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेशन में है और ज्यादातर लोग जिनके पास सिम्टम नहीं है या फिर उनमें माइल्ड इन्फेक्शन है। कोरोना की रफ्तार अगर आप देखना चाहें तो हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। 10 जनवरी से यह रफ्तार कैसे कैसे आगे बढ़ती है यह हम आपको बता रहे हैं। 10 जनवरी को 4,737 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे। 11 जनवरी को 5,908, 12 जनवरी को 6,413 संक्रमितों की संख्या पहुंच गई। वहीं 13 जनवरी को 6,393 तो 14 जनवरी को 6,541। गोपालगंज में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 2 मॉल सील कर दिए हैं। जब प्रशासन की टीम पहुंची तो दोनों मॉल खुले थे और उनमें बड़ी संख्या में ग्राहक मौजूद थे। प्रशासन ने मॉल के मैनेजर को कड़ी चेतावनी दी और मॉल को सील कर दिया। सीओ ने बताया कि सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन न मानते हुए मॉल को खोला गया था और अगर अब मॉल खुले हुए मिलेंगे तो मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई होगी। आपका कहना सही है, लेकिन घटना हो रहा है। बिहार की सियासत में मकर संक्रांति का महत्व बहुत खास रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से सियासी दही चूड़ा के भोज पर इस साल भी ग्रहण लग गया। हाथों में पतंग, लटाई और धागा सब कुछ है, लेकिन पतंगबाजी करने की हसरत पूरी ना हो सकी। वजह है कोरोना। कोरोना ने सिर्फ इन लड़कों को ही मायूस नहीं किया है, मकर संक्रांति पर बिहार की सियासी हलचल को भी फीका कर दिया है। 22 साल से मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज देने वाले जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस बार बड़े स्तर पर कोई भोज नहीं दिया। हाँ, अपने साथ रहने वाले कुछ लोगों के साथ चूड़ा दही का भोज कर रस्म अदायगी जरूर की। कोई मतभेद नहीं दिखाई पड़ता था। अलग अलग विचारधारा में अलग अलग ढंग से चलने वाले लोग, अलग अलग तरीका से राजनीतिक पार्टी चलाने वाले लोग भी एक साथ शामिल होते थे। यही तो इस पर्व की खूबसूरती थी, यही इसकी महत्ता थी और आज उसको हम लोग मिस जरूर कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि जल्द ही कोरोना का संकट खत्म होगा और अगले वर्ष से फिर हम लोग मिलने का काम करेंगे, बड़े पैमाने पर काम करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक भी याद करते हैं कि कभी मकर संक्रांति पर यहां हजारों की भीड़ जुटा करती थी। कार्यकर्ता से लेकर सीएम तक एक साथ बैठकर खाते थे। ये दादा का निवास है वशिष्ठ नारायण सिंह का, तो भगवान शंकर की इन पे अद्भुत कृपा है। और 14 जनवरी को यहाँ सांप, नेवला, छुछुंदर से लेके आदमी से लेके सब प्राणी एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, सब कुछ भूल के नववर्ष की कामना करते थे। ये इनका प्रताप है। इस साल कोरोना ने थोड़ा ग्रहण लगा दिया, अगले साल इससे भी ज़्यादा भव्य हम लोग हर साल से ज़्यादा भव्य आयोजन करेंगे। कुछ इसी अंदाज में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर ने भी अपने नजदीकियों के साथ चूड़ा दही खाकर मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया। मकर संक्रांति के बिहार में दही चूड़ा अक्सर राजनीति में कुछ नई सुगबुगाहट, कुछ नई खबर लेकर आता है। तो फिलहाल इस बार कोविड के कारण दही चूड़ा का बृहद स्तर पर आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बिहार के डिप्टी सीएम के जो कटिहार आवास है वहाँ ये आयोजन हुआ है और कुछ चुनिंदे लोगों के साथ डिप्टी सीएम दही चूड़ा ले रहे हैं। बिहार में बड़े स्तर पर चूड़ा दही का भोज देने वाले लालू परिवार ने इस बार दिल्ली में मकर संक्रांति मनाया। कोविड की वजह से मीसा भारती के आवास पर सिर्फ परिवार के लोग ही जुटे। सब लोग यहाँ एकत्रित हुए तो हम भी आ गए यहाँ।
प्रत्येक साल लालू जी पटना में मनाते थे मकर संक्रांति, लेकिन कोविड स्वास्थ्य को नहीं ठीक है पिताजी का, और साथ में कोरोना भी है, तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं करना है। कुल मिलाकर कहें तो मकर संक्रांति पर कोरोना संक्रमण का असर दिखा और सियासी चूड़ा दही भोज पर ग्रहण लग गया। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, कटिहार से सुब्रत गुहा और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। रिटायर्ड आईएएस और लेखक दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करने पर बिहार में सियासी उबाल है। बीजेपी ने जहां पटना में दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज कराया, तो जेडीयू दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री वापस लेने की मांग पर अड़ा है। सम्राट अशोक पर की गई लेखक दया प्रकाश सिन्हा की विवादित टिप्पणी ने जाड़े के मौसम में बिहार की सियासत को गरमा दिया है। दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से क्या की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करा दिया। संजय जायसवाल ने यह भी साफ कर दिया कि दया प्रकाश सिन्हा कभी भी बीजेपी में नहीं रहे। विकिपीडिया के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश हुई कि वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं। सम्राट अशोक जी के जन्म दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसके पहले किसी को ध्यान नहीं था और हम लोगों ने किया था। और औरंगजेब जैसे आताताई से जो ये इतिहास रहा है 1000 वर्षों में मुगलों का, मंगोलों का, उन आताताइयों से सम्राट अशोक की तुलना करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दुर्भावना से प्रेरित है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के नेता दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि औरंगजेब से सम्राट अशोक की तुलना करना अपमानजनक है। इतिहास लेखन एक बड़ी समस्या बन गई है और इतिहास लेखन में एक बात को विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है कि सत्य को अपने एंगल से या अपने दृष्टिकोण से लोगों के सामने इतिहास को नहीं रखा जाए। दया प्रकाश सिन्हा की विवादित टिप्पणी का विरोध सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं हो रहा है, आम लोग भी जगह जगह विरोध जता रहे हैं। गुरुवार को बिहार के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी पटना में दुकानदार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और रात 8 बजे के बाद भी दुकानें खुली रखी जा रही हैं और ऐसा ज्यादातर उन इलाकों में है जो मुख्य सड़क से दूर हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के समनपुरा इलाके में जिला प्रशासन की टीम ने ऐसी दुकान के मालिकों को नोटिस दिया है जो दुकानें खोली हुई थी और साथ ही 3 दुकानों को सील किया है। साथ में जैसे आप लोग देख भी रहे थे कि किस तरह से कुछ दुकान खुली हुई थी समनपुरा एरिया में, जिसको हम लोगों ने नोटिस दिए 3 दिनों के लिए, बंद भी करवाए और वो 3 दिनों के लिए बंद भी रहेंगे। उसके बाद फिर वो खोलेंगे। अगर आगे फिर वो खोलते हैं, इस तरह की गलती करते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर बांका में इंटर की छात्राओं से प्रैक्टिकल की परीक्षा में पास कराने के लिए रुपए लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। रजौन के इंटर स्तरीय हाई स्कूल अमहरा में रुपए वसूलने का वीडियो सामने आया है। पूछे जाने पर छात्राओं ने बताया कि रुपए नहीं देने पर नंबर नहीं आने की बात कही। उनका यह भी कहना है कि पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2500 रुपए वसूले गए थे, अब प्रैक्टिकल की परीक्षा में पास कराने के नाम पर रुपए लिए जा रहे हैं। हरिजन लड़कियों को अलग से फिर पैसा मिलेगा, अपना कागज आवासी जाते सब बना के रेडी पैसा दे देते। पैसा नहीं 200 लगवे करता है ना। अरे भाई सीडी बनता है, फिर रिपोर्ट देते हैं ऑफिस में। अगर हम सुखे जाके दे देंगे तो कोना में फेंक दे, 1500 उसको दे देंगे। जेब में पैसा था वो सबसे पहले हमारे स्कूल का बेचा। हरिजन लड़कियों को अलग से फिर पैसा मिलेगा। 8 बजे के बाद किसी से 1000 किसी से 1500 लेता है। हाँ, मतलब 2 पैसे है ना, 1000 रुपये लिया है 500 करके सब विद्यार्थी से। परीक्षा दी, परीक्षा प्रैक्टिकल का ना परीक्षा दी तुम लोग, फिर भी पैसों लिया पैसा अभी और कॉपी सब। अच्छा पैसा जो नहीं देती हो तो बोलते हैं कि नंबर काट लेंगे।
कौन बोलता है? प्रिंसिपल। कौन सर का नाम क्या है? ये लोग बोल देता है 500। हाँ। रजिस्ट्रेशन भी वक्त लिया था 2500 शायद। 25 रजिस्ट्रेशन हो गए। हाँ 2500। अगर नहीं देने पे क्या बोलता है? नहीं बोलते जाएगा। इधर पटना पुलिस ने 2 आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में कारोबारी राजकुमार जायसवाल की हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है। साथ ही बेउर थाना क्षेत्र में मैरिज हॉल संचालक नंदकिशोर यादव पर गोली चलाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि शीशा व्यवसायी की हत्या अभिषेक कुमार ने लूट के दौरान की। वहीं नंदकिशोर तो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस ने 2 ऐसे मामलों का खुलासा कर लिया है और जो हथियार आप इस वक्त देख पा रहे हैं ये जब्त किए गए हथियार है उन अपराधियों से। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा है। पिपरा जंगल में छापेमारी कर शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया और साथ ही 8 क्विंटल जावा महुआ भी नष्ट किया गया। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही कारोबारी फरार हो गए। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। दोनों विभाग कानून को लेकर सरकार की ओर से जारी आदेश का पूरी मुस्तैदी से पालन करने में जुटे हुए हैं। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों और इसका अवैध निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें उत्पाद विभाग को सफलता भी मिल रही है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पिपरा जंगल में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने 35 लीटर देसी शराब को जब्त कर लिया। साथ ही साथ शराब बनाने के लिए रखे गए 800 किलो महुआ जावा तथा 2 भट्टियों को भी नष्ट कर दिया। कार्रवाई की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम शराब का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं की तलाश कर रही है। इस तरह की कार्रवाई के बाद से शराब का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। यदि उत्पाद विभाग और पुलिस इसी तरह से शराब के खिलाफ अभियान चलाती रही तो इससे जुड़े माफिया और तस्करों को मजबूर होकर शराब के अवैध कारोबार को छोड़ना पड़ेगा। महान आंचलिक साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के चर्चित उपन्यास मैला आंचल का जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में जापानी भाषा में लोकार्पण किया गया। अब रेणु के मैला आंचल को जापानी भाषा में भी पढ़ा जा सकेगा। दोरोनो सुसो जापानी भाषा में यही नाम है फणीश्वर नाथ रेणु के चर्चित उपन्यास मैला आंचल का, जिसका लोकार्पण जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में किया गया। जापानी भाषा में मैला आंचल का अनुवाद लेखक युइचिरो मिकी ने किया है। अब मैला आंचल को जापानी भाषा में भी पढ़ा जा सकेगा। रेणु के पुत्र दक्षिणेश्वर राय बताते हैं कि जापानी पत्रकार और साहित्यकार युइचिरो मिकी 1991 में रेणु गांव आए थे कुछ देशज शब्दों के अर्थ जानने को जो डिक्शनरी में नहीं मिल रहे थे। तभी उनको मैला आंचल के अनुवाद की अनुमति दी गई। जो रेणु ने एक लोक भाषा लिखी है अथी, दूसरा है खोप समेत कबूतराय नमा, तो ये दोनों ही चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा। और उन्होंने तमाम जो शब्दकोश होते हैं हिंदी के सभी जगह ढूंढा, उनको निराशा ही हाथ लगी, चूँकि ये मिलना भी नहीं था, चूँकि ये तो आंचलिक शब्द हैं। तो इसको लेके वो रेणु गांव आए थे और उसी दरमियान उनको यहाँ पे मेरे बड़े भाई के द्वारा अनुमति भी प्रदान किया गया था जापानीज भाषा में अनुवाद के लिए। वैसे तो आंचलिक और देशज अंदाज को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने वाले फणीश्वर नाथ रेणु के चाहने वाले पूरे विश्व में हैं। रेणु के आंचलिक साहित्य को रशिया और अमेरिका में भी खूब पसंद किया जाता है। हिंदुस्तान की अपनी आंचलिक भाषा विभिन्न भाषाओं में है। हर प्रदेश का अपना अपना एक अंचल विशेष पर एक भाषा होती है, तो उसको इन्होंने मुखर किया, सामने लाया। पहला व्यक्ति, पहला लेखक हुए हिंदुस्तान में जो आंचलिकता को आगे लाए, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या यूपी का हो, बंगाल का हो, कहीं का भी हो। एक माध्यम बना मैला आंचल आंचलिक उपन्यास। मैला आंचल के जापानी भाषा में अनुवाद पर रेणु के गांव में खुशी का माहौल है। इस खुशी के मौके पर न्यूज 18 की टीम भी फणीश्वर नाथ रेणु के घर तक पहुंची। अभी हम मौजूद हैं फणीश्वर नाथ रेणु
कि वो पैतृक आवास और उस कमरे में जहाँ पर कभी फणीश्वरनाथ रेणु ने 1954 में मैला आंचल की रचना की थी और उसके बाद देश ही नहीं पूरे दुनिया में जो है नाम हुआ था उस उपन्यास का और कई भाषाओं में जो है फिर उसकी रचना अलग अलग लेखकों ने की है। साहित्य जगत में आंचलिक भाषा को स्थापित करने वाले फणीश्वरनाथ रेणु एक साहित्यकार के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन और जेपी आंदोलन के साथ साथ उन्होंने नेपाली क्रांति में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उनके उपन्यास मैला आंचल का जापानी भाषा में अनुवाद होना बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।